हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है ऊष्मागतिकी, जिसका यह तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के प्रकार। तो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमने 3 प्रकार को पहले ही कंप्लीट करा दिया है। आज हम चौथा और 5वें प्रकार जो होता है उसको समझेंगे, जो है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। इससे पहले 3 हमने पढ़ लिया है। समतापी प्रक्रम क्या होता है, रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है और समदाबी प्रक्रम क्या होता है। ये 3 टॉपिक यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप जाकर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक कीजिए और चैप्टर वाइज अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, हमने दोनों का परिभाषा लिख दिया है, बट थोड़ा सा आपको डीप में समझना होगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिखा है। उत्क्रमणीय प्रक्रम मतलब ऐसा प्रक्रम जो बहुत धीमी गति से इस प्रकार चलता है। मतलब ऐसा प्रक्रम जो बहुत धीमी गति से इस प्रकार चलता है कि प्रत्येक चरण अपने से पहले वाले चरण के साथ साम्य पर होता है, उसे हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा जब हम फिगर से आपको अच्छे से समझाएंगे। तो थोड़ा सा अभी हमने परिभाषा समझ लिया, थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिगर से हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसा कोई भी प्रक्रम, सपोज दैट यहाँ पे हम एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक बर्तन ले लिया और ये बंद बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने यहाँ तक भर दिया, यहाँ तक हमने द्रव को भर दिया। द्रव मतलब सपोज डेट आप पानी को ले सकते हैं कि इसमें हमने क्या भरा हुआ है, इसमें हमने पानी को इस प्रकार भर दिया है, ठीक है जी। इतना हमने समझ लिया कि इसमें द्रव भरा हुआ है, मतलब पानी भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करेंगे तो जो ताप देंगे ना, तो ताप को हम स्थिर रखेंगे, ठीक है। एक स्थिर ताप दे देंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा है और 60 डिग्री वो रहेगा ही। ताप अधिक कम नहीं होगा, मतलब ताप को स्थिर रख देते हैं। तो जब हम ताप को स्थिर रख देते हैं तो जब द्रव गर्म होगा तो गर्म होते होते एक समय आएगा कि द्रव जो होगा वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। तो द्रव होगा वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार होने लगेगा कि नहीं, वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा, मतलब गैस बनने लगेगा। ये जो द्रव है ये क्या बनने लगेगा, गैस बनने लगेगा। बिल्कुल सही बात है, गैस बनने लगेगा। तो एक बात इसमें ध्यान समझेंगे, जब ताप स्थिर होगा तो द्रव गैस तो बनने लगेगा, परंतु एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ताप स्थिर रहेगा तो ये जो गैस बन रहा है, गैस बनते बनते रहेगा तो फिर से ये गैस ठंडा भी होगा। जब ऊपर वाला जो गैस है वो ठंडा होगा। तो देखिए क्या हो रहा है कि जब हम गर्म कर रहे हैं तो जो क्या है, जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है। और एक समय आएगा कि जो गैस है वो ठंडा होता रहेगा। जब वो ठंडा होगा तो वो ठंडा गैस भी किसमें, द्रव में परिवर्तित होने लगेगा। जो गैस है वो भी द्रव में परिवर्तित होने लगेगा। मतलब इधर से भी जो द्रव है वो गैस में बदल रहा है और जो गैस है वो द्रव में बदलने लगेगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि जितना द्रव गैस में बदलेगा उतना ही गैस द्रव में बदलेगा, ठीक है। मतलब जितना द्रव गैस में बदलेगा उतना द्रव ठंडा, उतना मतलब गैस ठंडा होकर फिर से द्रव में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उसी को हम साम्य कहते हैं, ठीक है। अगर आपको साम्य यहाँ पे कहा था ना हमने, साम्य में क्या होता है, तो आपको समझ में नहीं आता तो साम्य इसी को हम कहते हैं। तो अब हम एक बार पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। हमने लिखा है ऐसा प्रक्रम जो बहुत धीमी गति से इस प्रकार होती है। सबसे पहली बात कि जब हम ताप को स्थिर रख देंगे तो धीरे धीरे गर्म होगा। तो ये जो प्रक्रम है, मतलब गैस से जो द्रव से गैस में बदलना या गैस से द्रव में बदलना, ये एक धीमी गति वाला प्रक्रम है, धीमी गति से होने वाला एक प्रक्रिया है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि ऐसा प्रक्रम जो बहुत धीमी गति से इस प्रकार होता है कि, ठीक है, प्रत्येक चरण अपने से पहले वाले चरण के साथ साम्य पर होता है।
प्रत्येक चरण मतलब गैस से द्रव में बदलने वाला एक स्टेप है, एक चरण है कि गैस से द्रव बदल रहा है। अब फिर से एक और स्टेप है कि गैस से फिर से द्रव में बदल रहा है। तो वही बात कह रहा है कि प्रत्येक चरण अपने से पहले वाले चरण से साम्य पर होता है। मतलब जितना द्रव गैस में बदलेगा उतना ही गैस द्रव में बदलेगा। मतलब ये दोनों स्टेप जो है, द्रव से गैस में बदलना या गैस से द्रव में बदलना, ये दोनों क्या है, साम्य पर हैं, एक साथ साम्य पर हैं, मतलब बराबर हैं। एक समय ऐसा आएगा कि द्रव जितना गैस में बदलेगा उतना ही गैस फिर से द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, तो उस प्रक्रम को ही हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। ये जो प्रक्रम चल रहा है, द्रव से गैस में बदलना या गैस से द्रव में बदलना, इस प्रक्रम को ही हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है। पूरा हमने डीप में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक बार और परिभाषा सुन लीजिए, समझ लीजिए। हमने लिखा है ऐसा प्रक्रम जो बहुत धीमी गति से इस प्रकार होता है कि प्रत्येक चरण मतलब कोई भी चरण, प्रत्येक चरण अपने से पहले वाले चरण के साथ साम्य पर होता है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है द्रव गैस में बदलेगा, फिर से गैस द्रव में बदलेगा, ये दोनों की मात्राएं समान होंगी। ठीक है, तो वही उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब इसमें दो बातें आपको जानना मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने नोट्स में यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको यह जानना है कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है यह क्या होता है, दोनों दिशा में चलता है। मतलब यह प्रक्रम, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यह प्रक्रम दोनों दिशा में चलता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो प्रक्रम है ये दोनों दिशा में चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस से द्रव में बदल रहा है तो ये अग्रिम दिशा चल रहा है, आगे से पीछे। मतलब गैस से द्रव बन गया, फिर से पीछे भी तो आ रहा है, गैस से फिर से द्रव बन रहा है, तो मतलब दोनों दिशा में चल रहा है। ये भी बन सकता है, फिर से इधर भी, तो ये दोनों दिशाओं में चलता है। ये हो गया। एक और बात याद रखेंगे कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है यह एक आदर्श प्रक्रम होता है। क्या? आदर्श प्रक्रम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह प्रक्रम आदर्श प्रक्रम होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें पदार्थों की मात्रा, मतलब इसमें अधिक कार्य होता है। सिंपल में हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें अधिक कार्य होता है। आप कहेंगे कैसे अधिक कार्य? तो इसका प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। मान देखिए, इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है। हम कह सकते हैं कि कोई भी मान लेते हैं व्यक्ति है और उसको एक बार कहा जाए कि जोर से बहुत तेजी से कोई भी काम कीजिएगा, तो वो तेजी से जितना, मान लेते हैं ईंट है, ईंट को कह दिया जाए कि इसको उठाकर लेकर जाना है और दूसरे जगह पर रखना है, तो जब मान लेते हैं व्यक्ति 20-20 ईंट को उठाकर ले जा रहा है, रख रहा है, तो वो जल्दी थक जाएगा। ठीक है, परंतु जो व्यक्ति 5-5 ईंट या 2-2 ईंट को लेकर जाएगा तो वो जल्दी नहीं थकेगा, वो बहुत ज्यादा देर तक काम को कर लेगा। उसी प्रकार वही बात यहाँ पे कह रहा है कि यह एक आदर्श प्रक्रम होता है, क्योंकि ये धीरे से गति, धीरे मतलब यहाँ पे यही ना कहा गया, ये बहुत धीमी गति से क्या करता है, इस प्रकार चलता है। मतलब ये प्रक्रम जो है वो धीमी गति वाला है और धीरे धीरे जो होता है वो अधिक कार्य कर लेगा। नहीं देखे चूहा और जो क्या होता है खरगोश और जो क्या होता है जो पानी में रहते हैं, मुझे याद नहीं, ठीक है, तो एक नहीं होता है दौड़ होता है, तो उसमें क्या होता है कछुए और खरगोश की दौड़। तो कछुए और खरगोश की दौड़ में क्या होता है कि जो खरगोश होता है तेज तो दौड़ता है, परंतु वो क्या करता है बीच बीच में रुक जाता है। ठीक है, और जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे ही चलता है, परंतु चल जाता है ना। तो धीमा धीमा से चलने का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे ही रह जाएंगे, धीमे से चलिए पर कंसिस्टेंट चलिए। और जो धीमी गति से चल रहा है, ये जो प्रक्रिया हो रही है ये तेजी से चल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आते हैं दूसरे वाले पे। इतना आपके लिए जानना बहुत ही इतना मतलब काफ़ी रहेगा आपके लिए। ठीक है, इतना ही आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है जो हमने आपको बता दिया। अब आता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम।
इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए अनुत्क्रमणीय प्रक्रम समझ गए होंगे आप कि इसका जस्ट अपोजिट इसमें होगा। तो इसमें कहा गया कि ऐसा प्रक्रम जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होता है। देखिए यहाँ पे कहा गया था कि बहुत धीमी गति से क्या होता है, इस प्रकार चलता है या संपन्न होता है, परंतु इसमें क्या होता है, बहुत तीव्र गति से संपन्न होता है। तो ऐसा प्रक्रम जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होता है तथा इसमें निकायों की अवस्था फलन, मतलब जो निकाय होता है, ठीक है, निकाय मतलब होता है सिस्टम या हम तंत्र भी कह सकते हैं। तो कहा गया कि तथा इसमें निकाय की अवस्था फलन, अवस्था फलन का मतलब कि निकाय का जो ताप होगा, दाब होगा, आयतन होगा, ठीक है, परिवेश से बहुत भिन्न होता है और इसे ही हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। देखिए आपको कहाँ तक बात समझ में आया होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में केवल यही आया होगा कि यह प्रक्रम बहुत ही तीव्र गति से होती है। उसके बाद ये वाला जो लाइन है यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा कि तथा इसमें निकाय की अवस्था फलन जैसे ताप, दाब, आयतन, ये सभी परिवेश से भिन्न होता है। तो देखिए अगर नहीं समझ में आया है तो ये दो कारण है कि आपको पीछे की जो क्लासेस हैं वो आपने नहीं देखे हैं, जिसमें हमने बताया था कि निकाय मतलब सिस्टम क्या होता है और परिवेश क्या होता है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हमने पहले ही आपको करा दिया है, ठीक है। तो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पर ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा हम ऊपर ही हम चलेंगे, बट मैं कहूँगा कि आप इन दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल यही लिखेंगे निकाय किसे कहते हैं ब्रदर सर स्टडी, इतना लिख कर सर्च करिएगा, वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि ऐसा प्रक्रम जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होता है तथा इसमें मतलब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की अवस्था फलन मतलब निकाय का जो ताप, दाब, आयतन होता है वो परिवेश से बहुत ही अलग होता है, भिन्न होता है। देखिए निकाय का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल में समझाऊं तो निकाय का मतलब ये कि ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में हमने मान लेते हैं द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें द्रव या पानी हमने भरा हुआ है। तो इस द्रव का हम जांचेंगे, हम पता लगाएंगे कि इस द्रव का ताप कितना है, कितना इसका टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसमें कितना उष्मा है, कितना इसमें ताप है, इसको पता लगाएंगे। तो जितना इसका ताप होगा वही मतलब निकाय या तंत्र कहलाएगा, जिसकी हम जांच करेंगे, ठीक है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उष्मा के लिए कि इसमें कितना उष्मा है। द्रव के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं तो द्रव जो क्या होगा वो निकाय कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बात कहें तो निकाय का अवस्था फलन मतलब निकाय का जो ताप है, दाब है, आयतन है, इसका मतलब कि इस द्रव का जो आयतन होता है, जो ताप होता है, जो दाब होता है, वो परिवेश से बहुत ही भिन्न होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज डेट कि द्रव का ताप मान लेते हैं कुछ होगा, ठीक है, तो परिवेश से भिन्न होता है। परिवेश का मतलब क्या होगा कि ये जो द्रव है, मान लेते हैं एक ग्लास हमने लिया, उसमें द्रव मतलब पानी भरा हुआ है, इस प्रकार रखे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके बाहर क्या है, क्षेत्र नहीं है। ग्लास अगर हमने रखा हुआ है तो उसके चारों ओर वायु होगा कि नहीं होगा। तो सपोज डेट इसके भी चारों ओर वायु होगा, ठीक है, इसके भी चारों ओर क्या होगा, ये वायु होगा। तो इस वायु का जहां आप खड़े हो वहां पर जो वायु है कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर होगा ना। तो इस वायु जो बाहर है ना, जो बाहर वाला एरिया है, उसी को हम परिवेश कहते हैं, ठीक है। परिभाषा हम नहीं समझा रहे हैं, केवल हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं कि परिवेश का मतलब क्या होता है कि जो बाहर वाला एरिया है उसे परिवेश कहते हैं। तो मान लेते हैं बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है मान लेते हैं हम कि 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वही बात कहा गया कि निकाय का जो ताप होता है, दाब होता है और इसका आयतन जो होता है वो परिवेश से भिन्न होता है। मतलब परिवेश का जितना होगा उससे क्या होगा, बहुत ही अलग होगा, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो ये हुआ आपका दोनों टॉपिक कंप्लीट। इसमें भी आप दो बातें याद रख सकते हैं। सबसे पहली बात आप याद रख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि यह प्रक्रम दोनों दिशाओं में चलता है, परंतु इसमें क्या होता है, यह प्रक्रम केवल अग्रिम दिशा में चलता है, अग्रिम दिशा में, ठीक है। राइटिंग मेरा थोड़ा सा उतना चलता है, ठीक है।
ये पहली बात समझ गए कि यह प्रक्रम केवल अग्रिम दिशा में चलता है, मतलब आगे की दिशा में चलता है। जहाँ तक उदाहरण की बात करें हम, आप कहेंगे सर थोड़ा सा उदाहरण भी आप बता दीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे मान लेते हैं दूध से दही बनना, तो दूध से दही बना सकते हैं, परंतु फिर से हम चाहें तो दही से दूध बना सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो वही बात कहा जा रहा है कि दूध से दही बन रहा है, तो केवल अग्रिम दिशा में ही एक प्रक्रिया चल रही है, दूध से दही बन रहा है। जैसे छोटा सा पौधा है तो पौधा सा बहुत बड़ा पौधा बन गया, अब ऐसा तो नहीं है कि बड़ा सा पौधा फिर से छोटा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये केवल अग्रिम दिशा में ही चलता है, ठीक है। तो वही बात कहा गया, ये केवल अग्रिम दिशा में चलता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जो भी प्राकृतिक जीवन में हो रहा है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्लास 11th जो क्या है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसका लिंक हमने दे दिया है। तो जाइए आप उस पर क्लिक कीजिए और अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।